आज हम बात करेंगे अवैध निर्माण को लेकर होने वाली एक बड़ी कार्रवाई की। मामला दिल्ली एनसीआर के नोएडा क्षेत्र का है। नोएडा सेक्टर 93A में सुपरटेक ने 2 टावर बनाए थे। ये दोनों टावर अवैध तरीके से बनाए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक ट्विन टावर गिराने का आदेश दे दिया। नोएडा में बने सुपरटेक टावर को गिराने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 28 अगस्त को ट्विन टावर को गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि इन टावरों को गिराने में जितना भी खर्च होगा उसे सुपरटेक बिल्डर से वसूला जाएगा। सवाल अवैध निर्माण का है, भ्रष्टाचार का है। इन टावरों के निर्माण की मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण को भी फटकार लगाई थी। सबसे बड़ा सवाल, सुपरटेक के ट्विन टावर को निर्माण की अनुमति क्यों दी गई? नोएडा अथॉरिटी के जिम्मेदार अफसरों ने सुपरटेक बिल्डर को टावर बनाने की एनओसी क्यों जारी की? इन टावरों में जिन्होंने फ्लैट खरीदा उनका क्या होगा? टावर गिराने से क्या नुकसान हो सकता है? कैसे लगे लगाम? आसपास की सोसाइटी में रहने वालों को किस प्रकार का खतरा हो सकता है? मलबे का निस्तारण कैसे होगा? यह ऐसा मुद्दा है जो हर किसी से जुड़ा है। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलविंदर कुमार जी हैं जो पूर्व सीईओ हैं नोएडा अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। राजेश कुमार त्यागी जी सचिव उत्तर प्रदेश रेरा के हैं। और साथ ही हम बात करेंगे बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिल्ली क्षेत्र के राम अवतार जी से। राम अवतार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात शुरू करूँगा, मैं एक्चुअली अभी हाल में मैं मेंबर रेरा के पद से जो है वो रिटायर हुआ हूँ। हाँ, 2007 और 2011 में मैं कुछ समय के लिए नोएडा अथॉरिटी में भी था। एक्चुअली ये जो पूरा प्रकरण है ये काफ़ी लंबी अवधि के बीच का है, 2004 से लेके 2012 तक, और कई स्टेजेस के अंदर जो है इसके जो बिल्डिंग प्लान्स वगैरह सैंक्शन हुए, एफएआर दिया गया, तो कई सारी स्टेजेस पर जो है ये कार्रवाई हुई। और अंततः जो है 2012 के बाद जो है वहाँ की जो आरडब्ल्यू है, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, वो हाई कोर्ट गई अपने कुछ मुद्दे लेके कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट का जो है उल्लंघन किया गया। और फिर उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट ऑफ यूपी मतलब इलाहाबाद बेंच ने जो है एक बहुत ही डिटेल जो है वो जजमेंट दिया और उसमें उन्होंने जो है कहा कि इन ये इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, इसलिए इन टावर्स को दोनों को जो है डिमोलिश कर दिया जाए। उसके बाद फिर ये मामला जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया और काफ़ी लंबी अवधि तक चलने के बाद जब फाइनली जो जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय ने दिया तो उन्होंने ये कहा कि इसमें कई स्टेजेस पर जो है वो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं और ख़ासकर जो आरडब्ल्यूए से जो अनुमति लेनी चाहिए थी बिल्डर को वो प्राप्त नहीं की गई। तो उस कई सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है इन 2 टावर्स को डिमोलिश करने का जो है वो निर्णय जो है दिया है, जिसकी अब कंप्लायंस जो है वो नोएडा अथॉरिटी जो है वो कर रही है। और उन्होंने एक प्रोफेशनल एजेंसी को हायर किया है जो इसको डिमोलिश करेंगे। बलविंदर जी, आप रेरा के सदस्य रहे, आप नोएडा अथॉरिटी में भी रहे। जाहिर तौर पर है बिल्डर के लेवल पर, नोएडा अथॉरिटी के लेवल पर साठ गांठ इसमें रही होगी, भ्रष्टाचार हुआ होगा, तभी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि नोएडा अथॉरिटी ने भी क्यों इस प्रकार का फैसला दिया, क्यों अनुमति दी। आप कैसे देखते हैं इस पहलू? देखिए, जहां तक इरेगुलरिटीज़ की बात है, नोएडा अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट और बिल्डर का इन्वॉल्वमेंट, उस पर जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय ऑलरेडी दे दिया है। उसके बाद जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने एसआईटी गठित की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, काफ़ी हाई लेवल थी। उन्होंने फिर काफ़ी अधिकारियों को दोषी जो है पाया और उस पर जो है वो अलग से कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई भी हो रही है। और इस समय जो है वो
डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो ये रेरा, जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आई, ये जब पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया वो इसीलिए किया गया क्योंकि ये सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं रहा और कई सारी प्रॉब्लम्स जो है इस सेक्टर के अंदर आ रही थी। बिल्डर्स की तरफ से आ रही थी कि वो जो है डिसिप्लिन नहीं थे, फाइनेंशियली डिसिप्लिन, उन्होंने पैसा जो है एक प्रोजेक्ट से उठा के दूसरे प्रोजेक्ट में कर दिया। लाखों की संख्या में जो बायर्स थे वो बहुत एडवर्सली अफेक्ट हो रहे थे, उनको फ्लैट नहीं मिल रहे थे। तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र जो है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई और अब इस रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो मेन जो मैंडेट है वो यही है कि इस सेक्टर को रेगुलेट करना, ताकि बिल्डर्स जो हैं आगे जो है किसी तरह की इस इरेगुलरिटीज इस तरह की ना कर पाए। जी राजेश कुमार त्यागी जी, आपने सुना बलविंदर जी को कि किस तरह से रेगुलेट करने के लिए रेरा का गठन किया गया, उसे बनाया गया। हर बार कोई ना कोई ऐसा प्रकरण उभर के सामने आता है जिसमें जो खरीदार है वो ठगा जाता है बिल्डरों के हाथों, और सुपरटेक का मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार का है, धोखाधड़ी का है। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है वो सबसे बड़ी सीख है उन लोगों के लिए जो नियम और कानून को इधर उधर बता के वो सोचते सब चलता है। उसके क्रम में उन लोगों के लिए एक बड़ी सीख है जो नियमों के विपरीत जाते हैं। जी, रेरा का जो गठन हुआ है वो मई 16 से हुआ है। उसके बाद से प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को लेकर के, उसके एक्सटेंशन को लेके, उसके क्यूपीआर्स को लेकर के और बाकी जो कार्यवाहियां हैं उसको ठीक तरीके से हो सके वो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसका एस्क्रो अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। उसके 3 अकाउंट होंगे, मतलब ये कि उसका फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, जो प्रोजेक्ट रजिस्टर होते हैं उन सब का देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है। जो प्रोजेक्ट लैप्स होते हैं उस पर उत्तर प्रदेश रेरा ने अपने तरफ से एक नई पहल करके रिहेबिलिटेशन में भी रखा है और उसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो ये मानना है कि रेरा के आने के बाद सेक्टर में अनुशासन आएगा और चीजें बेहतर जी। लेकिन जहां तक बात है मैप, स्वीकृत मैप और उसके अनुपालन कराने की स्थिति, ये काम स्थानीय जो प्राधिकरण है वो राज्य सरकार के अधिनियम के अंतर्गत है। नक्शे के अनुसार काम करना और सही ढंग से जो नियम कानून है उसके अनुरूप मैप स्वीकृत करना वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटीज के रूप। जी, लेकिन राजेश त्यागी जी, इस पूरे मामले में नियमों को ताक पे रख दिया गया। जो फ्लैट बेचते वक्त बिल्डर ने कहा खरीदारों से कि अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट, नोएडा अथॉरिटी से ओसी का सर्टिफिकेट भी इसको मिल गया। इसे कैसे देखते हैं आप स्थानीय प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, स्थानीय निकायों की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह की साठगांठ है वो साफ दिखाई दे रही है। उसके लिए तो ये जरूरी है कि प्राधिकरण भी अपने लेवल पे इसका प्रयास करें कि कुछ एक्सटर्नल ऑडिट की व्यवस्था रखें। अगर वो एक्सटर्नल ऑडिट की व्यवस्था रखेंगे तो ये चीजें पता चलेंगी कहाँ क्या गलत हो रहा। जी बिल्कुल। राम अवतार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आप चेयरमैन हैं दिल्ली केंद्र के, ये दिल्ली एनसीआर का मामला है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हर बार सवाल बिल्डर्स के ऊपर उठते हैं और इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को कटघरे में खड़ा किया है वो अपने आप में साठगांठ की, भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। इस प्रकरण को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिए हैं, इससे सर्वविदित है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय लेना पड़ा। और जो भी मिलकर डिसीजंस लिए जाते हैं या डिसीजंस अथॉरिटीज से कराए जाते हैं, उनको एक बहुत बड़ी सीख है कि आगे के लिए ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे कि ऐसे निर्णय लेने पड़े। और आगे हम लोगों को इससे सीख भी लेनी पड़ेगी कि जिससे जो खरीदार हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान उन खरीदारों को होता है। तो वो बेचारे एक मकान की चाह में 10-10 साल इंतजार करते हैं और फिर मालूम पड़ता है कि वो अवैध है। तो इसके लिए प्राधिकरण
और बिल्डर्स दोनों ने मिलकर एक ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे कि जो खरीदार है वो ठगा हुआ महसूस ना दे। पर इस प्रकरण से जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, यकीनन आगे आने वाले समय में ऐसा अनधिकृत कार्य करने के लिए जरूर रुकावट पैदा होंगी और आगे होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। राम अवतार जी, आपने सैद्धांतिक रूप से बात बिल्कुल ठीक कही, लेकिन हर बार बिल्डर्स के ऊपर सवाल उठता है। बिल्डर्स का कोई भी प्रोजेक्ट हो, मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के तमाम आदेश हैं जिसमें बिल्डर्स कटघरे में खड़े हैं। झूठे वादे लोगों से करना, झूठे दावे करना, ऐसा क्यों होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्डर के ऊपर पूर्णतः सभी आरोप लगा दिए जाएं, मैं उस चीज से सहमत नहीं हूं। क्यों? उसके बारे में बिल्डर्स की भी कहीं ना कहीं ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं, या तो वो इस तरीके से देख लीजिएगा कि आप मार्केट के अंदर अब रिसेंटली देख लीजिएगा, जो 10 रुपए की चीज है वो 20 रुपए या 25 रुपए हो जाती है। कहीं से फंड्स फ्लो आता नहीं है। फंड्स फ्लो तैयार करने के लिए सीमेंट के रेट देखिएगा, जो 200 रुपए थे वो 400 रुपए पहुंच गए हैं। जो स्टील के रेट 30 रुपए थे 1.5 साल पहले, वो आज 80 रुपए तक पहुंच गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इसके एस्केप के साधन है, लेकिन जरूर बिल्डर पर भी कुछ ना कुछ 10% या 5% मजबूरियां भी आती हैं जी। पूर्णतः बिल्डर भी दोषी इस कार्य के लिए नहीं है। ये साठगांठ के थ्रू जो कुछ भी होता है उसमें बिल्डर भी अपराधी है और अधिकारीगण भी उतने ही अपराधी हैं। जी, आपने सुना, आप कैसे देखते हैं बलविंदर जी इसको जो अभी कह रहे थे राम अवतार जी कि बिल्डर हर चीज के लिए दोषी नहीं है, उसकी मजबूरियां हैं, लेकिन उस खरीदार का क्या जो एक सपना लेता है अपने घर का, अपने एक फ्लैट का? दिल्ली एनसीआर में ऐसे केस, ऐसे मामले हजारों लाखों की संख्या में हैं जहां लोगों ने पैसा दे रखा है बिल्डर्स को, लेकिन घर नहीं मिल रहा है। जैसा मैंने देखो पहले आपको कहा कि 2016 से पहले रेरा जो है वो 2016 के अंदर आया और इसका इम्प्लीमेंटेशन जाके जो है 2017 में रूल्स बने और यूपी में जो है 2018 अगस्त में जो है इसका गठन हुआ। देखिए, रेरा के आने से पहले ये सेक्टर पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड था, मनमानी जो है वो कर रहे थे और जो बायर्स थे वो रिसीविंग एंड पे थे जी। और वो सफ़र उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। तो एक तो वो बहुत बड़ा सेगमेंट है जो जहाँ पर बिल्डर्स की गलती की वजह से जो है वो बायर्स जो है उनको नुकसान सहना पड़ा। दूसरा, अब ये चीज़ है कि अब रेरा के आने के बाद अब ये जिम्मेवारी रेरा की भी है कि वो देखे कि अब जो बायर पैसा जमा करे बिल्डर में, वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो प्रोजेक्ट में लगे जी। अब इसके लिए एक एस्क्रो अकाउंट बना दिया गया है, 70% पैसा जो है कंस्ट्रक्शन में जाएगा और फाइनेंशियल डिसिप्लिन और क्वालिटी, अब ये सब चीज़ें जो है वो रेरा देख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि रेरा आने के बाद अब काफ़ी जो है ये सेक्टर में रेगुलेशन जो है वो प्रारंभ हो गया है और काफ़ी फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी जो है वो बिल्डर्स के अंदर, प्रमोटर्स के अंदर जो है वो आया है। तो होपफुली आशा ये करते हैं कि अब वैसी स्थिति जो है 2016 से पहले वाली स्थिति जो है अब रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब जो 2016 से पहले जहाँ पर इरेगुलरिटीज़ की बिल्डर्स ने और बायर्स जो है सफ़र हुए, उसके लिए अब रेरा के अंदर जो है वो केसेस की सुनवाई हो रही है और जजमेंट वगैरह दिए जा रहे हैं। जी, राजेश कुमार त्यागी जी, रेरा की बार बार बात आ रही है कि साहब अब पारदर्शिता आ गई है, कुछ नियम बने हैं बिल्डर्स के लिए। मैं सुपरटेक के मामले में ही आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया, अपने जीवन भर की कमाई लगा दी, फ्लैट बुक करा दिया, उनका क्या होगा? उन खरीदारों का क्या होगा? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जिन होम बायर्स ने उसमें पैसा लगाया है वो 12% के इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा रिफंड करेंगे सुपरटेक। और जिन लोगों ने, कुछ ऐसे भी होम बायर हैं जिन्होंने, उनके यहाँ कोई अल्टरनेटिव यूनिट वगैरह आपकी है, उन्होंने वो अल्टरनेट यूनिट ले ली है, जो बचे हुए हैं वो उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा
12% इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में ही है, जैसा कि हाईकोर्ट ने उस आदेश को किया था और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपील किया है। जी राजेश कुमार त्यागी जी, एक सवाल मेरा आपसे और है। बिल्डर के पास तो बहुत पैसा होता है, लेकिन एक जो आम आदमी होता है जो अपने पूरे जीवन की कमाई लगाता है एक घर बनाने के लिए कि एक मेरा घर होगा, मेरा फ्लैट होगा, वो मुकदमा कब तक लड़े? वो कैसे लड़ सकता है मुकदमा? इसके लिए कुछ रेरा कर रहा है क्या? रेरा में देखें, अगर किसी होम बायर का पैसा किसी बिल्डर के यहाँ अगर फंसा है तो वो सिंपल कंप्लेंट करता है। वो कंप्लेंट रेरा में जो है 4 सुनवाई के बीच में तय हो जाती है। अमूमन 3 से 4 महीने लग रहे हैं जी। और उसमें जजमेंट आ जाता है। जजमेंट 2 तरह के होते हैं, या तो पोजीशन देने के जजमेंट होते हैं, या फिर जजमेंट ये होते हैं कि वो पैसा पूरा का पूरा MCLR प्लस 1% जो SBI का MCLR रेट होता है अधिकतम वाला लॉन्गेस्ट पीरियड का, वो उसको दिलाया जाता है जी। और ऐसे लगभग 44,000 केसेस रेरा के पास आए, जिसमें से 39,000 में रेरा ने जजमेंट करके उसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास किया। जिसमें लगभग होम बायर्स को 350 करोड़ रुपए वापस भी किए गए हैं और होम बायर्स और प्रमोटर्स के बीच जो सेटलमेंट होके मामला तय हुआ वो भी लगभग 450 करोड़ के आसपास। जी बिल्कुल। अगर मैं जी बिल्कुल अगर मैं जी और अगर कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि उसको किसी एडवोकेट की जरूरत है, किसी और की जरूरत है, सिंपल वो अपने कागज पत्र लेके हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है अपना केस। सिंपल यूजर फ्रेंडली हमारी वेबसाइट है और उसको लिंक मिल जाता है। वो अपने घर पे बैठे हुए अपने मोबाइल से मतलब केस की पैरवी कर सकता है। किसी तरह की अधिवक्ता या उसकी जरूरत नहीं है, until unless किसी को समस्या ना हो। जी बिल्कुल। बलविंदर जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह उठता है कि जो सुपरटेक का बिल्डिंग का प्लान था उसमें बदलाव कर दिया गया और 2012 में जो खरीदार थे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। इसमें खरीदारी क्यों जाए? जो अथॉरिटी होती है वो नहीं देखती है कि अगर उसके प्लान में बदलाव किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि नोएडा अथॉरिटी के लेवल पे ये चीज़ें देखनी चाहिए थी। इसीलिए जजमेंट में भी जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो है वो अधिकारियों ने जो है वो कई तरह की इरेगुलरिटीज़ बरती और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, SIT का गठन हुआ। तो नो डाउट कि जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के लेवल पे बहुत सारी कार्रवाई जो है, जो खासकर सुपरवाइजरी एक नियंत्रण होना चाहिए था एक प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पे, वो नहीं हुआ। उस समय जब प्लान बदला गया, 2 जब एडिशनल टावर आई, तो उस समय जो RWA की सहमति लेनी चाहिए थी वो नहीं ली गई, जबकि यूपी अपार्टमेंट एक्ट के मुताबिक जो है वो उनको अनुमति लेनी चाहिए थी। यही सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि जो है वो इनसे क्यों नहीं जो है वो अनुमति ली गई। बट बहरहाल वो एक, मैंने कहा कि एक SIT का गठन हुआ, कई अधिकारी उसमें दोषी पाए गए, उनके खिलाफ जो है ऑलरेडी जो है वो क्रिमिनल केस और सिविल प्रोसीडिंग्स वगैरह जो है वो इनिशिएट हो चुकी हैं। जी राम अवतार जी, जाहिर तौर पे सवाल मेरे आपसे अधिक हैं। एक सवाल ये उठता है कि बिल्डर्स जो होते हैं वो पैसा किसी और चीज के लिए लेते हैं कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, खरीदार को जल्द से जल्द फ्लैट उसका दे देंगे, घर दे देंगे, लेकिन जब बिल्डर्स फंड वो लेते हैं उसका उपयोग कहीं और करते हैं, किसी और प्रोजेक्ट में लगा देते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि दोनों प्रोजेक्ट अधर में लटक जाते हैं। जनता से पैसा ले लेते हैं, खरीदार से पैसा ले लेते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्डिंग प्लान में चेंज कर लिया, जिस तरीके का रेरा बना हुआ है और रेरा को इस बारे में अब एस्क्रो अकाउंट खुल जाने की बात आई है, तो अब वो चीजें धीरे धीरे करके खत्म हो रही हैं कि वो एक जगह का पैसा लेकर वो कहीं दूसरी जगह लगा दे जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, रेरा को एक चीज और देखनी चाहिए, जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम पर खत्म जरूर होने चाहिए। अदरवाइज उनके ऊपर पेनल्टी प्रोविजन ऐसा हो जिससे कि वो प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो और खरीदार को समय पर मिल सके, जिससे कि खरीदार अपने समय से जो सपना देखता है घर का वो जल्दी से जल्दी पूरा हो।
जी। अच्छा लग रहा है कि आप इस बात को खुद कह रहे हैं, खुद मांग कर रहे हैं रेरा से कि इस तरह का नियम बनाया जाए, लेकिन बिल्डिंग प्लान में चेंज कर लेना, सुपरटेक का जो मामला है ये पूरा अपने में एक उदाहरण है राम अवतार जी, और मैं इसीलिए आपसे समझना चाह रहा हूं, बिल्डिंग प्लान में चेंज कर लेना बगैर लोगों को विश्वास में लिए, खरीदार को भरोसे में लिए, हाँ, ऐसा ये क्यों करा बात जाता गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये जो रेरा बना है, इन चीजों को जो अथॉरिटीज प्लान को बिल्डर के चेंज कर रही हैं, उन पर भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी बिल्डर्स की जिम्मेदारी है। जी, लेकिन आप और इसको ठीक होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन राम अवतार जी, आप बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दिल्ली के चेयरमैन हैं, क्या हाँ जी, सर। आपका ये दायित्व नहीं है कि अपनी एसोसिएशन के लेवल पर इस तरह का नियम बनाएं कि लोग जी हम अपने लेवल पर बराबर देख रहे हैं और इसको इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसी चीजें ना हो। जी। बलविंदर जी, एक मुद्दा और यहाँ पर उठता है, आमतौर पे जिस तरह से प्रोजेक्ट लटकते हैं, जो मैं राम अवतार जी से समझना चाह रहा था कि पैसा लिया खरीदार से, ग्राहक से, उसको लिया, लगा कहीं और दिया और प्रोजेक्ट रुक गया, लोगों का जीवन निकल जाता है, उन्हें घर नहीं मिलता। देखिए, मैंने पहले कहा था कि रेरा के आने के बाद ये सब पहले ये सब चीज़ें हो रही थी, परंतु अब जो है जितना पैसा अब आ रहा है बायर से, वो सारा पैसा जो है वो एक एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है और वो पैसा प्रोजेक्ट पे खर्च हो रहा है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये है कि यदि प्रोजेक्ट में अब डिले होगा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अनुसार जो उन्होंने डेट दी है और उस डेट तक यदि वो प्रोजेक्ट नहीं डिलीवर होता, तो अब जो है बिल्डर जो है इंटरेस्ट देगा सभी बायर्स को जितना भी डिले होगा। तो अब जो है रेरा के अंदर जो है काफ़ी एडिक्वेट जो है प्रोविजंस जो है अब अवेलेबल हैं, जिससे ये इंश्योर हो सके कि प्रोजेक्ट जो है वो टाइम से ख़त्म हो और जो पैसा बायर जो दे रहा है एक प्रोजेक्ट के लिए, वो पैसा उसी प्रोजेक्ट में ही खर्च हो। अब बहुत एग्जॉस्टिव जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन गया है और उसके अंतर्गत जो है अब कार्रवाई हो रही है। होपफुली अब वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी जो पहले जो चीज़ें हुई हैं। जी, चलिए उम्मीद करते हैं। लेकिन राजेश जी, एक बात और मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जो अवैध निर्माण का अंत होगा, सुपर टेक ने जिस तरह से घपलेबाजी की, जिस तरह से उसके बिल्डिंग प्लान में चेंजेस किए, लोगों के साथ धोखाधड़ी करी, भ्रष्टाचार के आरोप भी तमाम तरह के लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा नियमों का, कानून का उल्लंघन हुआ। अब उसके टावर गिराए जा रहे हैं 28 अगस्त को, लेकिन आसपास जो सोसाइटी हैं, आसपास जो लोग रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार के नुकसान का खतरा है क्या? ये टावर गिरेंगे, इसके कारण जिस तरह का पोल्यूशन होगा, जिस तरह की जितना उसमें से मटेरियल निकलेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब चीजों को एंटिसिपेट करते हुए एक ऐसी एक्सपर्ट एजेंसी के लिए कहा था और उस तरह की एजेंसी को नोएडा ने हायर किया है कि जो नुकसान हो सकते हैं वो मिनिमाइज हो जाए। तो ये व्यवस्था की जा रही है कि मिनिमम नुकसान हो, आगे आने वाले समय में भी जो नुकसान हो वो न्यूनतम हो सके। ये व्यवस्था जो है वो एजेंसी करेगी और अथॉरिटी इसको करवा रही। जी, हम यही कहेंगे। और दूसरी चीज ये कहना चाह रहे थे, जो आप बता रहे थे कि पैसे के डाइवर्जन का इशू है, वो आज की डेट में संभव नहीं है। सपोज करें कि अगर आज की डेट में एक होम बायर ने 100 रुपए लिए, किसी बिल्डर को अगर दिए, तो वो 100 रुपए हमारा जो अकाउंट है, हमने 3 अकाउंट की व्यवस्था की है। एक अकाउंट ये है जो कलेक्शन अकाउंट कहा जाता है, उसमें 100 के 100 रुपए जाएंगे जी। और दूसरा अकाउंट है सेपरेट अकाउंट जिसको एस्क्रो अकाउंट कहा जा रहा है, उसमें 70 रुपए जाएंगे, जिसमें केवल जमीन खरीदी जा सकती है और कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सकता है जी। अगर कोई लोन लेता है बिल्डर, तो वो पूरा का पूरा पैसा उसी एस्क्रो अकाउंट में ही जाएगा और रहा 30% जो बिल्डर उसको अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए खर्च कर सकता है। जी। तो आज की डेट में 70% तो एश्योर्ड है कि जब तक सीए से और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से और आर्किटेक्ट से वेरीफाइड ना हो, तब तक वो पैसा नहीं निकाल सकते। जी, एक महत्वपूर्ण और चलते वो भी उसी रेशियो में निकालेंगे जिस रेशियो में उन्होंने
मतलब बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा किया। अगर 5% पूरा किया तो केवल 5% निकाल। जी, जाहिर सी बात है कि रेरा के आने के बाद तमाम तरह के नियम बने हैं, अंकुश भी लगाया जा रहा है कि इस तरह की धोखाधड़ी ग्राहक के साथ ना हो पाए, खरीदारों के साथ ना हो पाए। लेकिन इसके बावजूद मामले उभर के सामने आते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तमाम मामले पड़े हैं। सुपरटेक की बात अगर मैं करूं बलविंदर, 2 टावर के बीच 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए थी, लेकिन उसका भी पालन नहीं किया गया। वो सामने दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल ये है कि अथॉरिटी ने अपनी तरफ से पहल क्यों नहीं की, क्यों नहीं करती हैं अथॉरिटीज? अब ये देखिए, वो ये चीज़ पहले भी मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि कई सारे इश्यूज इस पूरे प्रकरण में हैं। जी, हाइट का है, इसमें 2 टावर्स के बीच में डिस्टेंस का है, फ्लोर का है, एफएआर का है, और तो ये कई सारे, और लास्ट में जो आरडब्ल्यूएस से जो है अनुमति जो लेने वाली है, ये कई सारे इश्यूज जो है इस पूरे प्रकरण के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। और सभी लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हुई हैं, जिस पे बहुत डिटेल में जजमेंट आए। फिर उसके बाद जो है एसआईटी गठन हुआ, और वो कार्रवाई जो है वो ऑलरेडी मुझे लगता है कि जी, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की सख्त टिप्पणियां जो सुपरटेक ट्विन टावर है उसको गिराने के संदर्भ में की हैं, और जिस तरह से कार्रवाई 28 अगस्त को होगी जब ये दोनों टावर गिरेंगे, तो दरअसल अवैध निर्माण पर एक प्रकार से बहुत तगड़ी चोट होगी। और उम्मीद करते हैं इससे सबक लेंगे, बिल्डर भी लेंगे, और ग्राहकों को, खरीदारों को एक राहत मिलेगी, धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा।